फ्रेंड वेलकम टू स्टडी विद टेस्ट। वैसे तो हम लोग संक्षिप्तता के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन आज मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ क्वेश्चन देख रहा था, मुझे अच्छे लगे तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, CFL तथा LED लैंप में क्या अंतर है। इसके ऑप्शंस हैं, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL पारावाष्प और संदीपक का प्रयोग करता है, जबकि LED लैंप अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करती है। दूसरा है, CFL की औसत जीवन अवधि LED लैंप से बहुत अधिक होती है। तीसरा है, LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा सक्षम है। तो इसमें जो है कौन सा सही होगा, चलिए सोचते हैं। प्रकाश उत्पन्न करने के CFL पारावाष्प और संदीपक का प्रयोग करता है, तो ये सही लग रहा है। दूसरा, CFL की जीवन अवधि LED लैंप से बहुत अधिक होती है, ये भी सही लग रहा है। LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा सक्षम है, CFL की एनर्जी इफिशिएंसी कम होती है, ये कह रहा है। तो चलिए देखते हैं, मेरे हिसाब से डी थ्योरी देखते हैं इसकी। डी है, 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। चलिए देखते हैं। LED का औसत जीवन 50,000 घंटे है, जबकि CFL बल्ब का औसत जीवन 8,000 घंटे है। LED एक प्रकार का डायोड बल्ब है, जबकि CFL बल्ब बनाने में पारे का यूज होता है। सामान्य बल्ब की तुलना में CFL बल्ब कम ऊर्जा की खपत करता है, लेकिन डायोड बल्ब यानी कि LED भी CFL की तुलना में भी कम विद्युत की खपत करता है और अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो फ्रेंड ये जो है ज़्यादा ऊर्जा एफिशिएंस है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफ़ी बड़े क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं। किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतया नष्ट हो जाए तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। पादप प्लवक यानी कि प्लैंकटन। प्लैंकटन छोटे छोटे पौधे होते हैं, हरे पौधे होते हैं, जिनको छोटी मछलियाँ खाती हैं। तो देखते हैं ये अगर ख़त्म हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला है, कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सही हो सकता है। महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, या महासागर का जल घनत्व प्रबल रूप से घट जाएगा। जल घनत्व प्रबल रूप से घट जाएगा, तो पहला तो सही लग रहा है, खाद्य श्रृंखला पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि प्लैंकटन छोटी मछलियों का खाना है। जब वो खत्म हो जाएगा तो मछलियाँ भी मरने लगेंगी, तो खाद्य श्रृंखला पे प्रभाव तो पड़ेगा। महासागर का जल घनत्व प्रबल रूप से घट जाएगा, जल घनत्व से इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसका आंसर पहला और दूसरा होगा, यानी कि केवल पहला और दूसरा। चलिए इसका थ्योरी देखते हैं। यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से नष्ट हो जाए तो सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। कार्बन सिंक के रूप में महासागर की खाद्य श्रृंखला पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, तो इसलिए इसका आंसर है 1 और 2। चलिए अगला देखते हैं। ग्राफीन प्रायः सुर्खियों में रहता है, इसका क्या महत्व है। ग्राफीन एक द्विआयामीय पदार्थ है, यानी कि 2 डायमेंशनल पदार्थ है। उसकी विद्युत चालकता उत्तम है। यह अब तक जांचे गए सबसे तनु किंतु शक्तिशाली पदार्थों में है। यह पूर्णतया सिलिकॉन का बना होता है तथा उसकी चाक्षुष पारदर्शिता उच्च होती है। इसका उपयोग LED, LCD चालक इलेक्ट्रोड बनाने में किया जा सकता है। इसमें से कौन से सही है, पहला दूसरा या तीसरा चौथा, या पहला दूसरा चौथा, या पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो यह एक द्विआयामी है, इसकी विद्युत चालकता उत्तम होती है, सही है। अब तक जांचे गए सबसे तन किन शक्तिशाली पदार्थों में है, ये भी सही लग रहा है। यह पूर्णतया सिलिकॉन का बना होता है, इसकी चाक्षुष पारदर्शिता उच्च होती है, ये नहीं कहा जा सकता है। इसका LED चालक इलेक्ट्रोड LED बनाने में यूज होता है, ये सही लग रहा है। तो मेरे हिसाब से इसमें C होना चाहिए। चलिए देखते हैं हम, C
1, 2 और 4। इसके बारे में थोड़ी थ्योरी देखते हैं हम लोग पहले। ग्राफीन चर्चा में सर्वप्रथम उस समय आया जब रूसी मूल के दो वैज्ञानिकों आद्रोजीम तथा कास्तोतानी नोवोस्लेव को संयुक्त रूप से भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2010 में मिला। ग्राफीन 2 डायमेंशन कार्बन के कण हैं। इतने पतले होते हैं, इनकी एक अणु के बराबर ही इनकी मोटाई होती है और सबसे पतला और मजबूत तत्व है। क्वांटम फिजिक्स से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी देता है। इन दोनों वैज्ञानिकों की टीम ने इसको जो है पेंसिल की नोक पर टेप चिपकाकर प्राप्त किया था। ग्रेफाइट को ग्राफीन से अलग किया था और फिर अपने वैज्ञानिक प्रयोग किए हुए थे। इसकी खोज कार्बन से न केवल नए नए तत्व बना सकते हैं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिस्टर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर से ज़्यादा क्षमतावान होंगे। पारदर्शी होने के कारण इनसे टच स्क्रीन, लाइट, सोलर पैनल बनाने में इनका यूज किया जा सकता है। तो ग्राफीन बड़ा इम्पॉर्टेंट पदार्थ है हम लोगों के जीवन में भी, क्योंकि इससे एलईडी एलसीडी भी बनता है। तो इसका आंसर है 1, 2 और 4। चलिए अगला देखते हैं। स्टेम कोशिकाओं के बारे में है क्वेश्चन। स्टेम कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? एक है तो है, कई हैं तो हैं। स्टेम कोशिकाएं केवल स्तनपायी जीवों में ही पाई जाती हैं। ये केवल जिसमें लग जाए उस पर आप लोगों को ध्यान देना है, क्योंकि केवल के चक्कर में बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। स्टेम कोशिकाएं नई औषधियों को परखने के लिए प्रयोग होती हैं। स्टेम कोशिकाएं चिकित्सा थेरेपी के लिए प्रयोग होती हैं। चलिए कूट करिए, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, या तीसरा, या पहला दूसरा तीसरा। तो हम लोग इसमें केवल वाले को थोड़ा डाउट में रखते हैं। अगर दूसरा सही है, तीसरा सही है, तो इसका आंसर 2 और 3 होना चाहिए। चलिए देखते हैं इसकी थ्योरी। इसका आंसर है बी, यानी कि दूसरा और तीसरा, क्योंकि जिसमें केवल अगर यहाँ पे नहीं लगा होता तो ये सही होता। चलिए इसकी थ्योरी देखते हैं। स्टेम कोशिकाएं अस्थि मज्जा का एक महत्वपूर्ण अवयव होती हैं जो रक्त कोशिकाएं उत्पन्न करती हैं, लेकिन स्टेम सेल को कोई विशिष्ट कोशिका उत्पन्न करने के लिए निर्देश देना आसान नहीं होता है, क्योंकि किसी क्षतिग्रस्त अंग की मरम्मत करने के लिए आवश्यक विशिष्ट कोशिकाएं तभी उत्पन्न हो सकेंगी जब इसके लिए निर्धारित स्टेम कोशिकाएं ही उनका उत्पादन करें। स्टेम सेल नई औषधियों को परखने के लिए तथा चिकित्सा थेरेपी के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका आंसर है 2 और 3। चलिए अगला शुरू करते हैं। कुछ लोगों का सोचना है कि तेजी से बढ़ रही ऊर्जा जरूरतों को पूरी करने के लिए भारत को थोरियम नाम की ऊर्जा के भविष्य के ईंधन के रूप में विकसित करने के लिए शोध और विकास करना चाहिए। इस संदर्भ में थोरियम यूरेनियम की तुलना में कैसे अधिक लाभकारी है? तो आप लोग इसका पहला ऑप्शन देखते हैं। प्रकृति में यूरेनियम थोरियम की तुलना में अधिक भंडार है। हाँ, क्योंकि ये जो है अपने यहाँ केरल में मिलता है, वहाँ की रेत में। दूसरा, उत्खनन प्राप्त खनिज से मिलने वाली प्रति इकाई द्रव्यमान ऊर्जा की तुलना में कहीं अधिक होता है। जितना यूरेनियम से प्राप्त होता है ऊर्जा, उससे ज़्यादा थोरियम से प्राप्त होती है, ऐसा कह रहा है। थोरियम यूरेनियम की तुलना में कम नुकसानदेह अपशिष्ट उत्पादित करता है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें से पहला सही लग रहा है, दूसरा भी सही लग रहा है और तीसरा भी संभवतः सही है, इसलिए थोरियम का यूज करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। चलिए थ्योरी देखते हैं। डी है, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। कुछ लोगों का सोचना है कि तेजी से बढ़ रही ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत को थोरियम को नाभिकीय ऊर्जा के भविष्य के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए और इसके शोध और विकास करना चाहिए। थोरियम दक्षिण भारत केरल की नदियों की बालू में मोनाजाइट के रूप में मिलता है, इसको मोनाजाइट के नाम से जानते हैं। तथा यूरेनियम की तुलना में थोरियम का भंडार कहीं अधिक है, इंडिया के लिए खास, कि इंडिया में यूरेनियम नहीं मिलता है लेकिन थोरियम काफ़ी मात्रा में मिलता है। और जो है ये यूरेनियम की तुलना में कम अपशिष्ट पदार्थ भी
उत्पन्न करता है, इसलिए इसका जो है उपयोग करना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है इसमें, पहली शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के शल्य औजारों का उपयोग आम था। शल्य औजार यानी कि ऑपरेशन वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके बारे में है। तीसरी शती ईस्वी में के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो गया था, मतलब ट्रांसप्लांट, किसी का अंग इधर से निकाल के उसके में ट्रांसफर कर देना, उसको प्रत्यारोपण बोलते हैं। पांचवी शती में कोण का सिद्धांत ज्ञात था। कोण यानी कि साइन और कॉस, जिया का सिद्धांत ज्ञात था। सातवीं शताब्दी इसमें चक्री चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। तो इसमें से कौन सा सही है, कूट करना है हम लोगों को, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला तीसरा चौथा या पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो शल्य औजारों यानी कि चिकित्सा के जो औजार थे उनका उपयोग होता था, लेकिन मानव के अंगों का प्रत्यारोपण शायद नहीं कर पाते थे हम लोग। जिया का उपयोग होता था हम लोगों के पांचवी सदी में। सातवीं सदी में चक्री चतुर्भुज का भी यूज होता था, क्योंकि हम लोग मैथ में बहुत आगे थे, इसलिए इसका आंसर होगा सी, पहला तीसरा और चौथा। चलिए इसकी थ्योरी देखते हैं। प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कथन प्रचलित है कि प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शैल औजारों का उपयोग आम था, और जिया का सिद्धांत भी पांचवी सदी में ज्ञात था, और सातवीं सदी में चक्री चतुर्भुज का सिद्धांत भी ज्ञात था, इसलिए इसका आंसर है 1, 3 और 4। चलिए अगला देखते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को अवशोषित कर उसकी ऊष्मा को संचित कर लेती है। सौर विकिरण के परावैंगनी अंश को अवशोषित कर लेती है, सौर विकिरण को अवशोषित कर लेती है, संपूर्ण सौर विकिरण को अवशोषित कर लेती है, सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। तो वायु में उपस्थित जलवाष्प को अवशोषित कर उसकी ऊष्मा संचित करती है, नहीं। परावैंगनी अंश में अवशोषित करती है, नहीं। सौर विकिरण को अवशोषित करती है, नहीं। नहीं तो ग्लोबल वार्मिंग का टेंशन हम लोगों को नहीं होता, इसलिए इसका आंसर होगा औरत अंश को अवशोषित करती है, डी। चलिए इसकी थ्योरी देखते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के औरक्त अंश को अवशोषित करती है, इसलिए इसका आंसर है डी। देख लीजिएगा आप लोग। 8वां क्वेश्चन है, यदि किसी महासागर का पादप प्लवक, ये हो चुका है, शायद रिपीट हो गया है। चलिए अगला देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम ग्रह पृथ्वी पर इसलिए नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उतनी दूरी पर अस्तित्वहीन होता है, चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है, उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है यानी कि एक्सेलरेशन, तो उसकी दूरी पर अस्तित्वहीन हो जाता है, ऐसा नहीं है, गलत है ये। चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है, नहीं कि चंद्रमा काफ़ी दूर है। उसकी नियमित चाल से आवश्यक गति प्रदान करता है, ये भी गलत है। उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है, ये सही लग रहा है, तो इसका आंसर डी हो सकता है। चलिए देखते हैं, है इसका आंसर डी, थ्योरी। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण द्वारा बंधा होता है। इस प्रकार इस पर 2 बल कार्य करते हैं, एक अभिकेंद्रीय बल और दूसरा अपकेंद्रीय बल, जो उपग्रह को बाहर की ओर से जाने के लिए प्रेरित करता है, और अपकेंद्रीय बल पृथ्वी की ओर आकर्षित करता है। इसलिए दोनों बल मिलकर उसको, कृत्रिम उपग्रह को त्वरण प्रदान करते हैं और वो पृथ्वी पर नहीं गिरता है। चलिए फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा
साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन और हैं, उनको हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए बाय।